मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। आज जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस जगह पर लिखा हुआ है। वैसे इस स्क्रीन पर आज आप बहुत कुछ चीजें देख रहे हैं, ये तो आप पहचान ही गए होंगे। जापान का एक मैप है यहाँ पर और तमाम सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलिए वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन है जापान के औद्योगिक प्रदेशों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो जो टॉपिक है वो है जापान के औद्योगिक प्रदेश और क्वेश्चन में जो टेल वर्ड है, जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है संक्षिप्त विवरण। हमको संक्षिप्त विवरण देना है। संक्षिप्त विवरण इसलिए देना है क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय इस एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये भी एक पीवाईक्यू है और जीआईसी लेक्चरर ज्योग्राफी के मेंस एग्जाम में पूछा गया है। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके लिए इसका आंसर जो है वो आपको 150 शब्दों में लिखना था और इसके लिए आयोग ने 15 अंक निर्धारित किए थे। तो जापान के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन करना है हमको, संक्षिप्त वर्णन करना है क्योंकि 150 शब्दों में देना है, इसलिए यहाँ पर संक्षिप्त शब्द लिखा गया है विवरण के आगे। तो बहुत ही आसान सवाल है। अब जापान के औद्योगिक प्रदेश तो आप सभी जानते ही होंगे, तो सीधे इसका आंसर लिखते समय आप सीधे इसको डायरेक्ट लिखना शुरू मत करिए। आप लिख दीजिए कि जापान का कोई एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि जापान एक विकसित देश है, औद्योगिकरण की दृष्टि से ये देश बहुत ही अग्रणी है और इसमें मुख्य रूप से 4 या 5 जो है औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके कुछ अन्य गौण औद्योगिक प्रदेश भी हैं, सेकेंडरी औद्योगिक प्रदेश भी हैं। निम्नलिखित चित्र में या निम्नलिखित फिगर में या डायग्राम में या मैप में आप जो भी चाहे लिखना चाहें, मैप ना लिखिएगा, स्केच लिखिएगा क्योंकि मैप आप बना नहीं सकते हाथों से। तो निम्नलिखित स्केच में जापान के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन किया गया है। तो आप नीचे एक जापान का एक स्केच बना दीजिएगा और उसमें इस तरीके से ये जो औद्योगिक प्रदेश मैंने भी आपको दिखाए हैं ये सभी आपको उसमें दिखा देने हैं। और उसके बाद एक एक करके इनकी इनकी नंबरिंग कर दीजिए। ये 5 हैं और इनकी नंबरिंग कर दीजिए और उसके बाद आप इसको एक एक करके इनके बारे में जो भी चीजें आप संक्षिप्त रूप से जो आप जानते हैं उसको आप लिख दीजिए। तो अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर हम डायग्राम बनाएंगे, हम किसी देश का स्केच बना रहे हैं, उस पर हम जो 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 फिनोमिना जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है हम उसको उस स्केच पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके बाद हमें कितने शब्दों में लिखना चाहिए। चलिए वो भी मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता देनी है कि देखिए मेरा ये जो वीडियो है इस वीडियो में मैं जापान के औद्योगिक प्रदेशों का जो संक्षिप्त विवरण है वो पूरा मैं आज आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा भाई आधे घंटे 40 मिनट का समय लगता है और यूट्यूब पर इतना लंबा वीडियो डाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसका इस क्वेश्चन का जो डिटेल्ड वीडियो है वो मेरी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस। मैं अपनी इस एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस, GEOGRAPHICAL, ज्योग्राफिकल SOLUTIONS। ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस मेरी प्ले स्टोर पर एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इस एप्लीकेशन में जो कोर्स का एक फोल्डर है उस कोर्स के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको जीआईसी लेक्चरर मेंस के लिए एक मॉक टेस्ट का एक फोल्डर आपको मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, कंटेंट पर जाएंगे तो आपको एक पीवाईक्यू सॉल्यूशन का एक फोल्डर मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो 9th नंबर का 90 नंबर का ये जो क्वेश्चन है उसका उसका आंसर 90 नंबर पर 9th नंबर पर लिखा हुआ है। वहां पर कंप्लीट मैंने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं तो इसलिए इसका विस्तृत वर्णन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और लिमिटेशन भी होती है सभी की। सभी लोग देखना भी छोटे छोटे वीडियो देखना पसंद करते हैं, छोटे छोटे जानकारी देखना पसंद करते हैं। वैसे भी बहुत सारी चीजें किताबों में मिल ही जाती हैं, तो वो टीचर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कोई उनको एक अलग यूनिक चीज बता दूं, तो कुछ अलग यूनिक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा। तो जापान के औद्योगिक प्रदेशों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो मैं आपको बता रहा था इसका इसका आंसर किस तरीके से लिखना है। हाँ, एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, भी मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि मेरी जो एप्लीकेशन है ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस, ये जो ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस मेरी एप्लीकेशन है
ये ज्योग्राफी के लिए डेडिकेटेड एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन मैंने इसको इसको बनवाई है। इसमें अभी तक 208 क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं। एक एक सेक्शन है पीवाईक्यू का, उसमें मैंने 208 क्वेश्चन पेपर, ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर्स, जो कि विभिन्न आयोगों के द्वारा, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के द्वारा ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इन सभी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और जहां तक अभी मैंने पूरी तरीके से काउंट नहीं किया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि इसमें 20,000 के आसपास आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप इनको लगाइए, आपको निश्चित ही फायदा होगा। इसी के साथ ही एक एक स्टडी मटेरियल का एक फोल्डर है, आप उसको खोलेंगे तो आपको वहां पर कुछ बहुत ही अच्छी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। वो बहुत बेसिक बुक्स हैं, आप उनको पढ़िएगा तो उन बुक्स को पढ़ते ही आपके कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएंगे। और एक सेक्शन मैंने सिलेबस का बनाया हुआ है, उसमें मैंने जो है कई एग्जाम्स के सिलेबस को डाला हुआ है। और अभी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नया सिलेबस जारी किया है, वो सिलेबस भी आपको उसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी का सब कुछ आपको वहां पर मिलने वाला है। धीमे धीमे मैं और भी सारी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट करता जाऊंगा। अगर कुछ और आपकी डिमांड है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से उसके कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस नाम का मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल पर भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप जब इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं तो PDF बनाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए, और वहां पर आप PDF अपलोड करिए। मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा कि आपकी गलतियां कहां पर है, किधर है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। साथ ही साथ इस GIC लेक्चरर मेंस एग्जाम खासतौर से ज्योग्राफी विषय के लिए मैंने अपनी उसी एप्लीकेशन पर एक कोर्स डेवलप किया हुआ है। उस कोर्स में 16 मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए हैं मैंने आपके लिए, जिसमें से एक टेस्ट आप फ्रीली देख सकते हैं किस तरीके के टेस्ट हैं। ये जो 16 मॉक टेस्ट बनाए हैं, या ये जो 16 क्वेश्चन पेपर मैंने बनाए हैं, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनका स्टैंडर्ड सेम वैसा ही है जैसे क्वेश्चन इससे पहले के पेपर में है। इससे पहले का एक जो पेपर था GIC लेक्चरर ज्योग्राफी मेंस का, उसमें जैसे पूछा गया था ठीक वैसे ही क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन उस पेपर में बाहर के भी आए थे, तो उस बात को देखते हुए मैंने कुछ बाहर के क्वेश्चन भी, कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी मैंने अपने इन क्वेश्चन पेपर्स में, इन मॉक टेस्ट पेपर्स में आपको उपलब्ध कराए हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मेरे इन 16 पेपर्स को लगा लेने के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। कुछ बाहर की चीजें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन बाहर के सिलेबस के बाहर के भी आ जाते हैं, वो तो मैंने रखे ही रखे हैं, लेकिन एक भी टॉपिक सिलेबस का, GIC लेक्चरर मेंस का एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है आपसे। अगर हम टोटल जो 250 शब्द के जो सवाल होते हैं और जो 150 शब्द के सवाल होते हैं, अगर उनकी टोटल संख्या देखें तो 160 सवाल हैं। कोई भी रिपीटेड नहीं है, कोई भी टॉपिक रिपीटेड नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि 160 टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और अलग अलग जैसा जैसा आप एग्जाम में पेपर देंगे ठीक वैसा ही आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो मैं कहाँ पर था, मैं आपको बता रहा था कि अच्छा, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर जब हम कोई स्केच बना देते हैं, कोई कंट्री का, हमने जैसे जापान का ये हमने स्केच बना दिया, जापान का स्केच बना दिया, और इसमें हमने इसके इंडस्ट्रियल रीजन्स को हमने लोकेट कर दिया, तो अब इसके बाद हम कितने शब्दों में अपना आंसर लिखें हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर 150 शब्द का आपका सॉल्यूशन है, तो आपको बस इसके मैप बना लेने के बाद, स्केच बना लेने के बाद आपको सिर्फ 100 शब्दों में अपनी बात कहनी है। और एक चीज, अगर आप मैप में ही उस स्केच में ही, जापान के उस स्केच में ही अगर अपनी बात नंबर 1 कह के यहाँ पर इस जगह पर इस इंडस्ट्रियल रीजन का नाम लिखते हैं, यहाँ पर नंबर 2 कहते हुए इस इंडस्ट्रियल रीजन का नाम लिखते हैं, इस तरीके से आप मैप बनाते हुए अगर आपके पास स्पेस है, तो आप यहाँ पर भी, इसके पास भी आप इन इंडस्ट्रियल रीजन्स का संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं। इस पर भी आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। डायग्राम बनाने का और डायग्राम में चीजों को लोकेट करने का एक फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात वो ये जान जाता है कि बच्चा, जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसको एग्जैक्टली बिल्कुल पता है कि ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो जमीन पर कहां पर है। अब ऐसा ना हो कि हम
हम जो है जापान का कोई अगर इंडस्ट्रियल रीजन है वो होंशु द्वीप पर है तो उसको हम दिखा होक्काइडो पर रहे हैं, या कोई इंडस्ट्रियल रीजन जो क्यूशु द्वीप पर है उसको हम होंशु पर दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अपने 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 उस चित्र में हर इंडस्ट्रियल रीजन को बिल्कुल सही जगह पर लोकेट करते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली एग्जामिनर यही जानना चाहता है। एग्जामिनर ये नहीं जानना चाहता है कि आप क्वांटो जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसके बारे में आप क्या क्या जान रहे हैं। ये तो चलिए आप संक्षिप्त रूप से आगे बताएंगे ही बताएंगे, और 100 शब्दों में आप कितना बता सकते हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि धरती पर वो जगह कहाँ पर है वो आप उसको बताइए, वो लोकेट करके बताइए, क्योंकि लोकेशन का जो कंसेप्ट होता है ज्योग्राफी में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो अगर आप किसी फिनोमेना को मैप पर सही लोकेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ज्योग्राफी में जो लोकेशन का कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल सही से क्लियर है। तो इसलिए मैप जरूर बनाइए। अगर किसी भी देश का नाम अगर आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जापान का आ रहा है, यूएसए का आ रहा है, यूरोप का आ रहा है, रशिया का आ रहा है, चाइना का आ रहा है, इंडिया का आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है, सीधे सबसे पहले आप स्केच बनाइए, सिंपल सा स्केच बनाइए, ताकि लोकेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर है ये जान जाए एग्जामिनर। तो इतना बनाने के बाद आप सिर्फ 100 शब्द में इसका संक्षिप्त विवरण दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए जापान के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और संक्षिप्त विवरण देना है, तो आप एक स्केच बनाएंगे जापान का। इस तरीके से आप होक्काइडो द्वीप दिखाएंगे, और इस तरीके से आप यहाँ पर ये होंशु द्वीप इसको दिखाएंगे, नीचे शिकोकु द्वीप है उसको दिखाएंगे, यहाँ पर एक स्केच बनाते हुए आप क्यूशु द्वीप दिखा देंगे। चारों द्वीप आप दिखा दीजिए और द्वीपों के नाम भी लिख दीजिए। मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, होक्काइडो लिखा हुआ है, होंशु लिखा हुआ है, शिकोकु लिखा हुआ है, क्यूशु लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करिए, इसके बाद एक एक इंडस्ट्रियल रीजन आप यहाँ इस पर ड्रॉ करिए। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, देखिए इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक लीजेंड बनाया हुआ है। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए कुछ लीजेंड्स बनाए हुए हैं, यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ बनाया है, यहाँ नीचे बनाया है, इधर बनाया है, इधर इधर, ऐसे लीजेंड्स बनाते हुए आप अपना इंडस्ट्रियल रीजन आप दिखा दीजिए, और उसके बगल में आप नंबरिंग कर दीजिए, क्योंकि आपको नीचे आपको इनका विवरण देना है। तो अगर नंबरिंग करेंगे तो विवरण देने में भी आसानी रहेगी, एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तो नंबरिंग कर दीजिए, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला जो इंडस्ट्रियल रीजन है यहाँ पर मैंने लिख दिया है नंबर 1, इसके बाद इस वाले पर लिख दिया है नंबर 2, यहाँ पर लिख दिया है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे आप कर दीजिए। और इसके बगल में इसका नाम भी लिख दीजिए। ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है इसका नाम है कांटो इंडस्ट्रियल रीजन, KANTO, कांटो इंडस्ट्रियल। IR लिखिए, पूरा मत लिखिए। इंडस्ट्रियल रीजन को लिखना है तो IR, इंडस्ट्रियल रीजन, बस हो गया, एग्जामिनर समझ जाएगा। कांटो, KANTO, कांटो इंडस्ट्रियल रीजन ये वाला है। ये जापान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है, कांटो प्लेन पर स्थित है, ये होंशु द्वीप पर पाया जाता है। ये चीजें आपको नीचे जो इसके नीचे जो आप इसका संक्षिप्त विवरण देंगे वहां आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर किस तरीके की इंडस्ट्रीज हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा, और कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं वो भी आपको बताने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर पश्चिम में थोड़ा सा चला जाए, इस तरफ नंबर 2 का इंडस्ट्रियल रीजन है, और ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है इसको नगोया, नोबी और चुक्यो इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, नगोया, NAGOY, नगोया इंडस्ट्रियल रीजन भी कहते हैं। नोबी, क्योंकि नोबी प्लेन पर स्थित है तो उसको नोबी इंडस्ट्रियल रीजन भी कहते हैं, या चुक्यो, CHUKYO, चुक्यो इंडस्ट्रियल रीजन भी इसको कहा जाता है, दूसरे नंबर वाला। इसका नाम जरूर लिख दीजिएगा, और आपको ये रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तीनों नाम लिख दीजिए एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। इसके बाद और लेफ्ट में अगर आप चलेंगे, तीसरे नंबर वाला जो ये इंडस्ट्रियल रीजन है, ये जो ओसाका प्लेन पर स्थित है, इसको कोबे, ओसाका या क्योटो इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। कोबे, ओसाका या क्योटो इंडस्ट्रियल रीजन इसको बोला जाता है, और इसके अन्य नाम भी हैं जैसे किंकी, कंसाई और हानसिन इंडस्ट्रियल रीजन। इसी तरीके से इसके पश्चिम में यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल रीजन है जो कि 2 द्वीपों पर स्थित है। इस इंडस्ट्रियल रीजन का जो अधिकांश भाग है वो उत्तरी शिकोकु द्वीप पर स्थित है, आप यहाँ पर अगर देख रहे हो, और कुछ भाग इसका जो है होंशु द्वीप पर स्थित है। इस इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, या ये जो पूरा इंडस्ट्रियल रीजन है, इसको बोला जाता है हिरोशिमा कुरे नॉर्दर्न शिकोकु इंडस्ट्रियल रीजन। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हिरोशिमा कुरे नॉर्दर्न शिकोकु इंडस्ट्रियल रीजन। और सबसे लास्ट में यहाँ पर पश्चिम में, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक इंडस्ट्रियल रीजन है जो कि 2 द्वीपों पर विस्तृत है।
इस इंडस्ट्रियल रीजन का थोड़ा सा भाग जो है होंशु द्वीप पर है, बाकी अधिकांश भाग जो है वो क्यूशु द्वीप पर, उत्तरी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। इसलिए इस इंडस्ट्रियल रीजन को नॉर्दर्न क्यूशु इंडस्ट्रियल रीजन भी कहा जाता है। वैसे इसका नाम किताक्यूशु रीजन भी है। किताक्यूशु रीजन में स्पेलिंग यहाँ लिख देता हूँ, किताक्यूशु, KITA, किता, KYUSHU, किताक्यूशु इंडस्ट्रियल रीजन है। इसको यवाता नागासाकी इंडस्ट्रियल रीजन भी कहा जाता है। अब ये सारे आपने 5 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन दिखा दिए। इसके बाद आप जो सेकेंडरी इंडस्ट्रियल रीजन है आप उसको भी दिखा दीजिए। जैसे होकैडो के दक्षिण में यहाँ पर सदर्न होकैडो इंडस्ट्रियल रीजन है, और यहाँ पर होंशु द्वीप में अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस जगह पर आप देखें तो यहाँ पर सेंडाई प्लेन पर सेंडाई इंडस्ट्रियल रीजन लिखा हुआ है। इतना अगर आपने मैप बना दिया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और अगर आपने इन सभी के नाम भी लिख दिए तो आपको एग्जामिनर, अगर आप संक्षिप्त विवरण आगे नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको 15 में से 10 नंबर मिल जाएगा। हम लोग यही देखना चाहते हैं, जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर्स, तो हम लोग यही देखना चाहते हैं कि बच्चे की एक्यूरेसी कितनी है। आगे वो क्या लिखने जा रहा है वो चलिए वो तो लिख ही देगा, वो उसको याद है, उसने रट लिया, वो लिख देगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक्यूरेसी देखना चाहता है एग्जामिनर, और एक्यूरेसी से बहुत प्रसन्न होता है। एग्जामिनर से आप जितना कम काम कराएंगे उतना ज्यादा आपको वो नंबर देगा। अब अगर आपने 150 शब्द के इस आंसर में 150 शब्द आपने बकायदा लिख दिए, डायग्राम नहीं बनाया, तो आपको उतना नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने स्केच बना दिया है, डायग्राम बना दिया है, उस डायग्राम पर अलग अलग फिनोमेना को आपने सही सही जगह पर लोकेट कर दिया है, उसके बारे में लिख दिया है, लिखने के बाद उन शब्दों को आपने हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होगी और वो तुरंत नंबर रख देगा। और जो दूसरा जो स्टूडेंट था जो 150 शब्दों में बिना डायग्राम बनाए लिख रहा था, उससे ज्यादा आपको नंबर मिल जाएगा कम शब्दों में ही। तो डायग्राम आप जरूर बनाइए, जरूर बनाइए। ज्योग्राफी में खासतौर से मैं कोई भी क्वेश्चन जो है बिना डायग्राम के, बिना फ्लो चार्ट के, बिना प्रोसेस चार्ट के हो ही नहीं सकता, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। और ये कोई ना कोई एक्सपीरियंस्ड टीचर ही आपको सिखा सकता है। हर कोई टीचर आपको ये बात नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये एमसीक्यू नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन लिख दिया, इसके 4 आंसर में से आंसर बता दिए, थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दिया, बस हो गया वीडियो। ऐसा नहीं होता है। अच्छे नंबर पाने के लिए मेन एग्जाम में आपको एक एक्सपीरियंस्ड टीचर से पढ़ना पड़ता है, एक ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ता है जिसको कि एक लंबा अनुभव है मेंस आंसर लिखने का। तो इस तरीके से आज मैंने आपको एक संक्षिप्त विवरण बताया है। वीडियो चूंकि लंबा ना हो तो आप अगर इसका अगर आप पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो मेरी एप्लीकेशन पर पड़ा हुआ है। आप कोर्सेस वाले सेक्शन में जाइएगा तो मैंने इसका कंप्लीट आंसर मैंने आपको वहां पर उपलब्ध करा दिया है, और इसके बाद जो कुछ भी चीजें लिखनी है वो भी मैंने आपको वहां पर उपलब्ध करा दी हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे जरूर बताइएगा, और मेरी जो एप्लीकेशन है ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस, उसको आप जरूर डाउनलोड कर लिए, क्योंकि वो आपके जरूर काम आएगी, मैं आपको दावे के साथ ये बता सकता हूं। और जो मैंने मॉक टेस्ट, जो 16 मॉक टेस्ट मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं, ये आप लगा के एग्जाम में जाइएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ या मेरे बताए हुए ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले या नहीं मिले। धन्यवाद।